हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर पे अपन ने पढ़ लिया था बेटा जीएमपी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कुछ डिस्कस कर ली थी अपन ने और कुछ और रिमेनिंग रह गई थी, वो आज अपन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए बेटा, अपन ने पढ़ लिया था लास्ट जो जीएमपी पढ़ी थी वो पढ़ी थी अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवा के RCN, HCN और एस्टर वगैरह से, तो आपने एल्डिहाइड और कीटोनों का फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट है बेटा आपके पास नैफ रिएक्शन। नैफ रिएक्शन, नैफ अभिक्रिया, नैफ रिएक्शन, नैफ अभिक्रिया। तो देखिए बेटा, नैफ अभिक्रिया क्या होती है? जब आप नाइट्रो एल्केनों की अभिक्रिया क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो पहले लवणों का निर्माण होता है, फिर उस लवण का ऑक्सीकरण होता है प्रबल अम्ल जैसे सांद्र H2SO4, HNO3 खनिज लवण जो होते हैं उनके साथ। तो वो अपघटित होकर किसका निर्माण करता है बेटा? वो निर्माण करता है एल्डिहाइड और कीटोनों का। प्राथमिक जो नाइट्रो एल्केन्स होती है उनके द्वारा एल्डिहाइडों का निर्माण होता है और द्वितीयक नाइट्रो एल्केनों के द्वारा कीटोनों का निर्माण होता है। देखिए बेटा, CH3 CH2 NO2, क्लियर है? नाइट्रो एथेन, इसकी रिएक्शन हुई NaOH से। तो NaOH से रिएक्शन हुई तो यहाँ का H और ये OH क्या निकल गया बाहर? H2O बाहर रिमूव हो गया, आपके पास बना CH3 CH NaNO2। ये सोडियम लवण बन गया, नाइट्रो एल्केनों की सोडियम लवण। इज दैट क्लियर? अब इस सोडियम लवण की जब आप रिएक्शन करवाते हैं किससे? ऑक्सीडेशन, और किससे? सांद्र H2SO4। किससे करवाते हैं बेटा? सांद्र H2SO4 से करवाते हैं। तो इसके फलस्वरूप आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? जितने कार्बन देखो वो उसने का क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? ये एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। क्या हो गया बेटा? एस्टेल्डिहाइड का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखिए, द्वितीयक CH3 CH3 NO2। जब इसकी रिएक्शन आप NaOH से करवाएंगे तो वही H और OH क्या निकल गया बाहर? -H2O। आपके पास क्या बना? CH3 Na और इधर जुड़ा हुआ NO2। अब इसका क्या होगा बेटा? इसका भी फर्दर क्या कराएंगे आप? ऑक्सीकरण करवाएंगे, और वो किसके साथ करवाएंगे? सांद्र H2SO4। तो ये द्वितीय नाइट्रो एल्केन आपके पास, सेकेंडरी कार्बन पे NO2, तो ये सेकेंडरी है और ये क्या है? प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स है। तो इससे द्वितीयक से क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, तो सीधा क्या बना देंगे बेटा? द्वितीयक है तो सीधा आपके पास कीटोनों का क्या हो गया बेटा? निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा? कीटोनों का। तो ये है आपके पास कौन सी अभिक्रिया बेटा? नैफ रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा? नैफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, जेम डाई हैलाइड द्वारा, जेम 7 ये 8 और 9, जेम डाई हैलाइड द्वारा, जेम डाई हैलाइडो द्वारा। देखिए बेटा, जेम डाई हैलाइडो द्वारा वो होता है जल अपघटन से, अपन ने पढ़ रखा है जल अपघटन द्वारा। देखो कैसी? बाय हाइड्रोलिसिस। अब जेम डाई हैलाइड CH3 CH, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन। क्लियर है? एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड कह सकते हैं आप इसको, या 1,1 डाइक्लोरो एथेन। इसका जल अपघटन 2KOH लिया आपने, और ये कैसा है? जलीय। क्लियर है? जल अपघटन है जलीय, KOH लिया तो क्या होगा? K प्लस और OH-, ये अलग हो गया। तो क्या होगा आपके पास? CH3 CH, इस पे जुड़ गया एक OH प्लस 2KCl। अब देखो एक कार्बन पर 2 OH, इसका मतलब क्या हो गया? आप एक कार्बन पर 2 OH हो गए, तो आप क्या करेंगे बेटा? आप यहां से क्या करेंगे? H2O को निकालेंगे बाहर। H2O को क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो क्या बना आपके पास? CH3 COOH।
क्लियर है? तो ये क्या बन गया आपके पास? आपके पास बन गया बेटा एसिड एल्डिहाइड। अब अपने को कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे? कीटोन यहाँ H की जगह क्या लगा देंगे आप? CH3 लगाना है। तो देखिए बेटा, इट मीन CH3 C CH3 और साथ में Cl और Cl। एक कार्बन पर कितने हेलोजन? 2 हेलोजन है कि नहीं है बेटा? क्लियर है? अब देखिए यहां पर 2KOH एक्वस जलीय, तो ये K प्लस, ये K प्लस OH और OH। अब देखो CH3 C CH3, अब एक कार्बन पर कितने आ गए? 2 OH आ गए। क्या करेंगे आप? एक कार्बन पर 2 OH आ गए तो क्या करेंगे बेटा? जलखाणु बाहर निकालेंगे, माइनस H2O, क्या बना? CH3 CO CH3 किसका निर्माण हो गया बेटा? एसीटोन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? एसीटोन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से आप, ये अपन ने जल अपघटन में जेम डाई हैलाइड में आपको पढ़ाया भी था, तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण हो रहा है जेम डाई हैलाइडों के जल अपघटनों द्वारा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है अपने पास ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण के द्वारा। अपन ने पढ़ा था एथिलीन ग्लाइकोल वगैरह के बारे में। देखो एथिलीन ग्लाइकोल OH OH, जब एथिलीन ग्लाइकोल का आप ऑक्सीकरण करवाते हैं, या तो लेड एसीटेट या फिर या ले सकते हो पैरायोडिक एसिड HiO4 के साथ जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो देखो बेटा क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है OH OH। तो देखिए अब आपके पास 2 CH2, इसके ऊपर क्या जुड़ गए बेटा? OH समूह, दोनों की ये आपके पास CH2OH दो मॉलिक्यूल। तो क्या होगा? जल बाहर निकलेगा, आपके पास क्या बन गया? 2 मोल HCHO। फॉर्मल्डिहाइड बना नहीं बना? फॉर्मल्डिहाइड क्या बन गया बेटा? फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अगर अपन देखेंगे और देखो बेटा इसी में आपके पास अगर अपन बात करते हैं CH3 CH CH2OH OH, इज दैट क्लियर? अब इसकी रिएक्शन भी आप किससे करवाते हैं बेटा? आप करवाते हैं इसकी रिएक्शन PB लेड एसिटेट या HiO4 पैरायोडिक एसिड से। तो ये भी क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण यहां से होगा, वो ये बॉन्ड टूटेगा OH और OH। तो आपके पास क्या हुआ? CH3 CH OH प्लस CH2 के पास कितने? 2 OH जुड़ गए, OH OH। तो क्या हो गया? जल निकलेगा बाहर, CH2O फॉर्मल्डिहाइड, यहां से भी निकलेगा जल बाहर, और क्या बन गया? CH3 CHO। तो ये आपके पास एसिटेट का निर्माण हो गया। अब देखो बेटा अपने को इसी रिएक्शन में ग्लाइकोल के द्वारा आपको बनाना है कीटोनों का निर्माण। तो कीटोनों का निर्माण करेंगे तो देखिए बेटा C इधर जुड़ गया OH OH, यहां पे आपके पास 2 मेथिल समूह है, इस कार्बन से 2 मेथिल समूह किससे जुड़ गए बेटा? इस कार्बन से। अब इसका ऑक्सीकरण आपने करवा दिया किससे? ये ऑक्सीकरण होता है HiO4 या लेड एसीटेट, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो बेटा यही टूटेगा ना, OH OH, बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया मैंने, तो आपके पास 2 मोल क्या बना? CH3 और साथ में क्या जुड़ा? COH और OH, ये लो। अब एक कार्बन पर 2 OH, क्या निकलेगा? जल बाहर निकलेगा, माइनस H2O, क्या बन गया? 2 मोल एसीटोन। क्या हो गया बेटा? 2 मोल एसीटोन का निर्माण हो गया। 2 मोल एसीटोन के आपके पास कीटोनों का क्या हो गया बेटा? निर्माण हो गया। ये कौन सा प्रक्रम था बेटा? ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण के द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोनों का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में जो आप ऑक्सीकारक लेते हैं वो पैरायोडिक एसिड HiO4 लेते हैं या फिर लेड एसीटेट का उपयोग करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रिएक्शन है। अब ये तो विधियां थी अपन ने जो पढ़ी है, ये वो विधियां थी जिनके द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से कंबाइंडली आप एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण कर सकते थे। अब अपन वो विधियां पढ़ेंगे जिनमें केवल कीटोनों का निर्माण होता है और केवल एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइडों के निर्माण की। तो अपन पढ़ रहे हैं केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधियां। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे
स्टीफन अपचेन, स्टीफन अपचेन या स्टीफन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार पूछी जाती है अभिक्रिया आपके बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखो बेटा इसमें होता क्या है, कैसे ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो जब इस अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। अब चाहे विक्रमक SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस अब चाहे का विक्रमक स्टेनलेस या आपके SnCl2 प्लस HCl का उपयोग किया जाता है। देखो बेटा होता क्या है इसमें, ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं, तो SnCl4 प्लस H2, क्लियर है, SnCl4 प्लस H2, ये यहाँ पे 2HCl की फॉर्म में 2HCl रहता है, कितना रहता है बेटा 2HCl रहता है। तो ये हाइड्रोजन बची, अब ये हाइड्रोजन क्या करती है बेटा, इसका अपचयन करती है, एक बॉन्ड को तोड़ती है। तो यहां से अपचायक अभिकर्मक के द्वारा CH डबल बॉन्ड NH ये निर्माण हुआ, क्लियर है बेटा। ये कहां से हाइड्रोजन आई है आपको पता चल गया, RCH डबल बॉन्ड NH का निर्माण हुआ, इसे कहते हैं आप एल्डिमीन। क्या कहते हैं बेटा, एल्डिमीन। ये एल्डिमीन आपने देखा होगा आपके पास गाटरमान अभिक्रिया में भी ऑब्टेन हुई थी। अब देखो बेटा इसका फिर आगे क्या करवा देते हैं अपन, जल अपघटन करवा देते हैं, H प्लस H2O जल अपघटन होगा। तो देखो बेटा जल अपघटन, इधर OH और इधर जुड़ेगा H, इधर OH दोनों बॉन्ड तोड़ दिए H। तो अब देखिए आपके पास R CH OH OH प्लस NH3 अलग हो गया। अब आपको पता चल गया कि एक कार्बन पर 2 OH, क्या निकलेगा बाहर H2O। तो क्या फॉर्मेशन हो गया आपके पास RCOH, एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हो गया आपके पास, आपके पास निर्माण एल्डिहाइड का हो गया। तो स्टीफन अपचेन के द्वारा इस प्रकार आप एल्डिहाइड का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विधि, मैंने आपको आसानी से इसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड आपके पास है रोजेनमुंड, रोजेनमुंड अपचयन या अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। रोजेनमुंड, रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। RBSc 2K21 बोर्ड के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत अपने काम में आने वाली अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन। अब देखो बेटा रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है, ये अभिक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, इसका अपन डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। देखो बेटा जब एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड मतलब अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एसिड व्युत्पन्न, ये एसिड हैलाइड है, एल्केनॉइल क्लोराइड है, एल्केनॉइल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन किससे, PD और BaSO4 से, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ करवाते हैं। और अपचयन के लिए क्या उपलब्ध है, हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर। तो अपचयन होता है, देखो बेटा यहां से बॉन्ड टूटेगा H और H, आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा, RCOH, एल्डिहाइड का प्लस क्या निकल गया बेटा, HCl। अभिक्रिया को हीट करते हैं, इस अभिक्रिया में अगर अपन बात करते हैं पैलेडियम, आपको पता है एक सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु होती है, संक्रमण धातु है, और ये काम क्या करती है, अपचयन का काम करती है, अपचायक अभिकर्मक के रूप पैलेडियम पैलेटिनम ये काम में आती है। अब देखो इस अभिक्रिया में पैलेडियम तो अपचयन करने का काम करता है, लेकिन जो BaSO4 लिया है वो अभिक्रिया में एक विष का कार्य करता है, विष का कार्य करता है। कैसे, देखो बेटा इस अभिक्रिया में पैलेडियम तो क्या करता है, इसका अपचयन कर दिया एल्डिहाइड में, और आगे भी एल्डिहाइड का अपचयन कर देगा, किसमें आपको पता है, एल्कोलो में अपचयन कर देगा, क्लियर है, एल्कोलो में अपचयन कर देगा। लेकिन इस अपचयन को आगे रोकने के लिए BaSO4 क्या होता है, यहाँ उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। BaSO4 क्या करता है बेटा, उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। ये पैलेडियम की क्रियाशीलता को क्या करता है बेटा,
कम करता है। कौन? BaSO4। इसलिए इस अभिक्रिया में ये जो BaSO4 होता है वो विष की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको उत्प्रेरक विष भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके पास क्या हो गया? एल्डिहाइडों का निर्माण हो गया। अर्थात कि जब एसिड हैलाइडों की अभिक्रिया आप पैलेडियम और BaSO बेरियम सल्फेट के साथ करवाते हैं तो आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा? एल्डिहाइडों का निर्माण होता है। यहाँ BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है जो पैलेडियम की क्रियाशीलता को कम करता है। अब देखिए बेटा, अगर अपन बात करते हैं, यहां आप ने ले लिया Cl, क्लियर है, H2, तो आपके पास क्या होगा बेटा? ये यहां से टूटेगा H और H, बेंजील्डिहाइड का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो गया बेटा, बेंजील्डिहाइड का निर्माण हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, इस अभिक्रिया द्वारा आप देखो HCO Cl प्लस H2 PD BaSO4, इट मींस ये टूटेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। सीधा सा दिख रहा है आपको, लेकिन नहीं, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है। इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है। अब देखो बेटा कि फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण क्यों नहीं होता है? ये टूट गया, बढ़ जाता, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्माइल क्लोराइड आपके पास, फॉर्माइल क्लोराइड जो है या मेथेनॉइल क्लोराइड जो आपके पास है, फॉर्माइल क्लोराइड जो आपके पास है, वो क्या होता है बेटा? अनस्टेबल। क्या होता है? ये अस्थायी। ये अस्थायी है, इसका मतलब ये उपलब्ध ही नहीं है। अस्थायी होता है, इसका मतलब ये उपलब्ध नहीं होता है। तो अभिक्रिया क्या होगी बेटा? आगे कंप्लीट प्रोसीड ही नहीं होगी। तो प्रोसीड नहीं होगी तो इसलिए आप इसका निर्माण कैसे होगा आगे? तो इसमें सीधा सा सीधा ये होता है कि आप रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा आप फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते। क्या हुआ बेटा? कि मैं रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा आप फॉर्मएल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्माइल जो क्लोराइड होता है वो क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये थी आपके पास एल्डिहाइड निर्माण की कुछ इंपोर्टेंट विधियां, एल्डिहाइड निर्माण की कुछ इंपोर्टेंट विधियां जिनके द्वारा आप एल्डिहाइडों का ही निर्माण करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे केवल कीटोन निर्माण अभिक्रिया, केवल कीटोन निर्माण की अभिक्रिया, कीटोन निर्माण की अभिक्रिया। तो कीटोन निर्माण की अभिक्रिया केवल एक है आपके पास बेटा, एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा। एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा किसका निर्माण करेंगे बेटा? आप निर्माण करेंगे एल्डिहाइड। ये है आपके पास एसिटिक एस्टर। क्या है बेटा? ये एसिटिक एस्टर है आपके पास, एसिटिक एस्टर एसिटिक एस्टर, इसका जल अपघटन करवाएंगे अपन 2KOH जलीय। इज दैट क्लियर? जलीय KOH। तो देखो बेटा, ये यहां से टूटेगा H और इधर क्या जुड़ जाएगा? ओके, क्लियर है? H और इधर ओके, ये यहां से टूटेगा, इधर H और इधर क्या जुड़ जाएगा बेटा? ओके। तो अब देखिए बेटा, आपके पास क्या क्या बना? यहां से टूटा तो CH3 CO CH3, क्लियर है? प्लस ये क्या हो गया? K2 CO3, ये पूरा क्या हो गया बेटा? K2 CO3, और साथ में क्या जुड़ गया इसके साथ? ये CH3 CH2OH। तो ये था आपके पास एसिटिक एस्टर के द्वारा
कीटोनों का निर्माण। ये केवल ऐसी विधि है, ये केवल ऐसी अभिक्रिया है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं बेटा, कीटोन, और ये ऐसी विधियां थी जिनके द्वारा आप क्या कर सकते थे बेटा, एल्डिहाइडों का निर्माण कर सकते। किसका निर्माण कर सकते थे बेटा, एल्डिहाइडों को। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो स्टीफन अपचेन और रोजेनमुथ जो अपचेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ आपके पास एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की अभिक्रियाएं पूर्ण हो गई, मतलब इनके जो प्रिपरेशन मेथड थे, बनाने की जो विधियां थी, वो कंप्लीट हो गई है। अब अपन डिस्कस करेंगे इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में और इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। देखिए बेटा, अब अपन डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ रहे हैं, आपको काफी चीजें समझ में आ रही होंगी। अपन कैसे पढ़ रहे थे, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th चैप्टर में अपन ने स्टडी कर रहे हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके भौतिक गुणधर्म। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, विशिष्ट गंध वाले धर्म होते हैं। आप जब देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा आपको, एस्टैल्डिहाइड एसीटोन लैब्स में बोतल में लिक्विड की फॉर्म में आपको मिलेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये इसमें विशिष्ट गंध आती है, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा कार्बन की संख्या बढ़ती है तो इनकी जो गंध होती है फ्लोके जैसी फ्रूटी स्मेल जरूर आने लग जाती है। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो गैस की फॉर्म में रहता है, कमरे के ताप पर अगर अपन बात करते हैं गैस की फॉर्म में रहता है। निम्न एल्डिहाइड व कीटोन्स, मतलब जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है, एस्टैल्डिहाइड है, एसीटोन वगैरह है, और भी है 4-5 कार्बन 6 कार्बन तक। निम्न एल्डिहाइड और कीटोन क्या रहते हैं बेटा, दर्व। कार्बन 11 से आगे वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो ठोस के रूप में आपको प्राप्त होने लग जाते हैं। अब देखो बेटा, इनके क्वथनांक की बात करते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। तो एल्डिहाइडों में और कीटोनों में CO समूह होता है, और CO समूह में आपको पढ़ाया मैंने CO समूह की प्रकृति कि ये कैसा रहता है बेटा, ये ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है पार्शियली बॉन्डों के इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण। तो क्या होता है बेटा, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण आने से जो एल्डिहाइड और कीटोनों के अणु है, ये देखो एक एल्डिहाइड कीटोन है, ये एल्डिहाइड कीटोन कोई सा भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन के अणु आपस में क्या होता है, इनके मध्य द्विध्रुव है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाता है। एक डाइपोल, ये दूसरा डाइपोल, मतलब एक द्विध्रुव है दूसरे द्विध्रुव के मध्य क्या हो गया, आकर्षण हो गया, आकर्षण हो गया, जिससे ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इनके क्वथनांक के मान क्या हो जाते हैं बेटा, थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोनों के जो क्वथनांक होते हैं वो अपने से समान अणुभार वाले एल्केनों से क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। एल्केनों से तो इनके जो क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें जो द्विध्रुव आघूर्ण का आकर्षण होता है। बट एल्डिहाइड और कीटोनों के जो क्वथनांक होते हैं वो एल्कोहलों से और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं। एल्कोहलों से मैंने बता दिया था आपको क्यों होते हैं, क्योंकि एल्कोहल के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है, इनके मध्य जो अंतराणविक द्विध्रुव अंतराणविक आकर्षण है उससे क्या होता है, एल्कोहलों के मध्य जो पाया जाता है वो ज्यादा होता है, इनके मध्य कम होता है, इसलिए एल्कोहलों का क्वथनांक क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी विलेयता, सोलिबिलिटी की बात करते हैं, इनकी विलेयता की बात करते हैं कि ये क्या है, जल में घुलते हैं नहीं घुलते हैं, घुलेंगे तो कितने, क्या कैसे। तो देखिए बेटा, 4 कार्बन तक जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं पूर्ण रूप से, वो पूर्ण रूप से जल में क्या होते हैं बेटा, विलय होते हैं। लेकिन 4 कार्बन के बाद जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ती है, तो आपको पता है कार्बन की संख्या बढ़ने से जल विरागी एल्किल भाग क्या होता है बेटा, बढ़ता है। इस कारण उनकी जल में विलेयता क्या हो जाती है बेटा, धीरे धीरे कम हो जाने लग जाती है। तो 4 कार्बन तक तो जल में क्या रहते हैं बेटा, ये 4 कार्बन तक तो ये जल में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो एल्डिहाइड और कीटोनों की जल में विलेयता क्या होने लग जाती है बेटा, कम होने लग जाती है। इसका कारण है कि वो एल्किल समूह बढ़ेगा, और एल्किल समूह बढ़ेगा तो आपको पता है जल से जो गणना करने वाला भाग है, अपन ने एल्कोहलों में आपको बताया था, वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सीधा से सीधा जल में इनकी विलेयता क्या होगी बेटा, कम हो गई। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है तो इनकी जल में विलेयता, तो कार्बन संख्या बढ़ने से जल में विलेयता तो बढ़ती है, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में इनकी विलेयता क्या होने लग जाती है बेटा, पूर्ण रूप से ये विलय हो जाते हैं। तो ये थी आपके पास एल्डिहाइड और कीटोनों की भौतिक गुणधर्म। अब पढ़ेंगे अपन की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म।
अब पढ़ेंगे अपन क्या बेटा, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड कीटोन कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। अब देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनकी रासायनिक गुणधर्म। तो देखो बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रासायनिक अभिक्रियाएं वो देखिए। सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इनकी अगर अपन बात करें वो ये है नाभिक स्नेहयोगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नार जिन्हें कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इनकी टिपिकल रिएक्शन है, प्रारूपिक अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट होती है नाभिक स्नेहयोगात्मक विलोपन, योग भी होगा और विलोपन भी होगा। तीसरी चीज ऑक्सीकरण, अपचयन और एलोजनीकरण। चौथा टाइप रहेगा कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एल्डिहाइड दर्शाएंगे, और पांचवा टाइप रहेगा वे अभिक्रियाएं जो क्या दर्शाएंगे बेटा, कीटोन्स, केवल कीटोन्स दर्शाएंगे। देखिए बेटा, अपन स्टडी करेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया है बेटा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। योगात्मक से आपको पता चल रहा है कि नाभिक स्नेही योगात्मक मतलब नाभिक स्नेही का योग होने वाला है। अब देखो बेटा, आपने पढ़ा था कि जो CO समूह होता है आपका, उसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ डिसोसिएट हो जाए, ट्रांसफर हो जाते हैं, और इधर ट्रांसफर हो जाने के कारण जो आपका ऑक्सीजन परमाणु है वो तो ऋणावेशित हो जाता है, और जो कार्बोनिल कार्बन होता है sp2 संकरित है, ये कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, ये कार्बोनिल कार्बन बेटा आपके धनावेशित हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करने लगता है। तो अब देखिए बेटा, कोई भी ध्रुवीय अभिकर्मक है आपके पास, कोई भी ध्रुवीय अभिकर्मक है, जैसे ENU कोई भी ध्रुवीय अभिकर्मक है, इसका एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा पार्ट होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? ENU। तो इसमें से क्या होता है, देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों का अटैक कर करके बताऊंगा कि पहले नाभिक स्नेही आक्रमण क्यों करता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं करता है। ये कारण बताऊंगा इस रिएक्शन में आपको कि इसको नाभिक स्नेहयोगात्मक ही क्यों कहा, क्योंकि यहाँ कोई भी ध्रुवीय अभिकर्मक है, कोई भी ध्रुवीय अभिकर्मक है, जैसे मान लो HCl ले गए यहाँ पे, मेनली अपन जो रहेंगे यहाँ पे अम्ल की रूप में यूज करेंगे। यहाँ पे कई जो नाभिक स्नेही है, प्रबल नाभिक स्नेहियों का उपयोग कम करते हैं, यहाँ दुर्बल नाभिक स्नेही ज्यादा लेते हैं। तो नाभिक स्नेही के साथ अपने अभिकर्मक की बात कर रहा हूं मैं, वह अभिकर्मक लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, देखो बेटा अब आपके पास पूरा अभिकर्मक रहता है तो उसमें प्लस माइनस दोनों मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्ट्स रहते हैं। अब देखो अगर मैं पहले यहां अटैक करवाता हूं नाभिक स्नेही का, तो NU माइनस अटैक करेगा कहां पे बेटा, यहां पे। क्लियर है? तो ये अटैक करेगा तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, ये NuO माइनस। क्लियर है? O माइनस हो गया। यहां पर अगर आप देख रहे हो sp2 था, यहां क्या हो गया बेटा, sp3 संकरण हो गया। क्लियर है? sp3 संकरण हो गया। अगर मैं देखिए यहां पर Nu माइनस को अटैक करवाकर पहले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाऊं E प्लस को, तो क्या होगा बेटा आपके पास, ये डेल प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ये दो आपके पास मध्यवर्ती बन रहे हैं, ये इंटरमीडिएट। क्लियर है? ये मध्यवर्ती है और ये मध्यवर्ती है। अब आपको पता है कि जिस अभिक्रिया में मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होता है वो अभिक्रिया उतना ही उत्पाद का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है, और मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होता है उस अभिक्रिया की क्रियाकारक की क्रियाशीलता भी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो अब देखो ये है मध्यवर्ती, एक ये मध्यवर्ती, यहां पर आपके पास कार्बोकेटाइन की फॉर्म में आपको मध्यवर्ती दिख रहा है, और यहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के बाद ऑक्सीजन जो परमाणु है उस पर क्या है बेटा, ऋणावेश। तो देखिए बेटा, अगर अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु पर कहीं भी ऋणावेश आ जाता है तो उसका स्थायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसका स्थायित्व क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
जबकि ऐसा यहां नहीं है। इसका मतलब ये जो मध्यवर्ती है इंटरमीडिएट, ये क्या है बेटा, ज्यादा स्थायी। और ज्यादा स्थायी क्यों हो गया, इसमें ऑक्सीजन जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है उस पर ऋणावेश है, जिसके कारण इसका स्थायित्व बढ़ गया। और ये क्या है बेटा, कम स्थायी। तो ये कम स्थायी है मध्यवर्ती। इसका मतलब अभिक्रिया कैसे प्रोसीड होगी बेटा, अभिक्रिया इसके तरीके से प्रोसीड होगी, इस तरीके से प्रोसीड होगी। तो इसका मतलब अगर नाभिक स्नेही का पहले योग हो रहा है तो इसका मतलब अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, नाभिक स्नेही योगात्मक। ये मैंने आपको ऐसे इसलिए बताया कि बच्चों के काफी कंफ्यूजन होता है कि यार नाभिक स्नेही इसको क्या दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों नहीं कहा, योग तो दोनों का हो रहा था। तो ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है। और ये इंटरमीडिएट को इसकी जो स्टेबिलिटी थी आपके पास या तो ये बनेगा या ये बनेगा, तो इसमें ये ज्यादा स्थायी है। और आपको मैंने पहले पढ़ा दिया कि जो मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होता है उसका क्रियाकारक उतना ही ज्यादा क्रियाशील, और वो मध्यवर्ती उतना ही ज्यादा क्या बढ़ाएगा बेटा, उत्पाद का निर्माण करेगा। तो अब देखो मैं बेटा इसकी आपको ये जो रिएक्शंस है ये इस तरीके से हो रही है, तो इसको मैं अब कंप्लीट तरीके से आपको शो करके बता रहा हूं कैसे ये विक्रिया होती है। देखो बेटा, नाभिक मैकेनिज्म मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, उनकी क्रियाविधि कैसे होती है, मैंने आपको इंटरमीडिएट के बारे में समझाया। अब देखो बेटा, ये CO समूह है, क्लियर है, CO समूह है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे। कब आएंगे, जब कोई भी अभिकर्मक अटैक करेगा। ये आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं आप रिएक्शन मैकेनिज्म में, आपने पढ़ा है 11th क्लास में। तो पहला स्टेप में क्या होता है बेटा, NU नाभिक स्नेही आएगा, अभिक्रिया क्या होती है, स्लो, धीरे से, इसलिए क्या होगी, वेग निर्धारक RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेज, RDS है रेट डिटरमाइनिंग स्टेज होगी। तो ये जब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां आते हैं, अगर अपन बात करते हैं, देखो बेटा ये इधर ऐसे होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए, तो ये नाभिक स्नेही इस पर क्या करेगा बेटा, आक्रमण करेगा। जब नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करेगा तो आपके पास क्या होगा बेटा, NuO-, क्लियर है। ये है आपका फर्स्ट स्टेप, ये बन गया इंटरमीडिएट मध्यवर्ती। अब मध्यवर्ती बना, फिर इस पे क्या होगा बेटा, फिर इस पे आपके पास E प्लस जो बचा हुआ है अभिकर्मक में से, वो क्या करेगा बेटा, इसके ऊपर वो आक्रमण करेगा। तो आपके पास क्या हुआ, पूरा का पूरा जो अभिकर्मक था, पूरा का पूरा जो अभिकर्मक था वो कहां जुड़ गया बेटा, इस कार्बोनिल समूह में जुड़ा, नहीं जुड़ा, मतलब कि कोई अभिकर्मक, मान लो ये ENU अभिकर्मक है आपके पास, क्या है बेटा, अभिकर्मक। जैसे मान लो कि HCN था, H+ और CN-। अभी इसके अपन पढ़ाएंगे, रिएक्शन ही पढ़ाएंगे आपको। HCN था तो ये इसमें क्या हो गया, H+ तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये CN- क्या हो गया, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो देखिए बेटा ये इस पे अटैच हो गया, पूरा का पूरा योग हो गया, पहले योग हो गया नाभिक स्नेही का, इसलिए अभिक्रिया को नाम क्या दे दिया बेटा आपने, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या नाम दे दिया बेटा आपने, नाभिक स्नेही योगात्मक। और ये क्या हो गया आपके पास, योगा उत्पाद, एडिशन प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया बेटा, एडिशन, एडिशन का मतलब योग, एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट आपको क्या हो गया बेटा, ऑब्टेन हो गया। तो ये थी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की अभिक्रियाएं कैसे पूर्ण होगी। अब देखो बेटा, अगर अपन बात करते हैं तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड और कीटोनों की क्रियाशीलता, न्यूक्लियोफिलिक देखो एक ही चीज है, नाभिक स्नेही योगात्मक लिखूं, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, एक ही बात है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता। अब देखो इसके प्रति क्रियाशीलता कैसे होगी, क्या होगा, वो अपन देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शनों के प्रति क्रियाशीलता। अब आपको पता है, देखो बेटा इसमें नाभिक स्नेही पहले
आक्रमण कर रहा है। नाभिक स्नेही होता है ऋणावेशित, और ऋणावेशित कहां पर आक्रमण करेगा बेटा? जहां पर आपके पास धनावेश ज्यादा होगा वहां पर ही ऋणावेश क्या होता है बेटा? आक्रमण करता है। तो मैं देखो बेटा इसमें आपके पास दो रीजन बनेंगे यहां पर, लेकिन इसकी जो सीधी रिएक्टिविटी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शनों की क्रियाशीलता, नार की क्रियाशीलता सीधे समानुपाती होती है कार्बोनिल कार्बन के धनावेश, कार्बोनिल कार्बन के धनावेश पर। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां लिख दी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो क्रियाशीलता है, मतलब नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रियाओं की जो क्रियाशीलता है वो निर्भर करेगी किस पर? वो निर्भर करेगी बेटा आपके पास नाभिक स्नेही यौगात्मक कार्बोनिल, जो कार्बन है ये है आपके पास कार्बोनिल कार्बन, इस पर कितना धनावेश उपस्थित है, इस पर धनावेश कितना उपस्थित है, उसके आधार पर आप इनकी क्रियाशीलता होगा क्या करेंगे बेटा? निर्धारण करेंगे। अब देखिए बेटा मैंने बताया नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रियाओं की जो क्रियाशीलता है वो कार्बोनिल कार्बन के धनावेश पर निर्भर करती है। मतलब ये कार्बोनिल कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये कैसा होगा बेटा? धनावेशित होगा, नहीं होगा? होगा धनावेशित। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आएंगे, ये यहाँ आएंगे। तो अगर इस कार्बन पर धनावेश ज्यादा रहेगा तो नाभिक स्नेही क्या करेगा बेटा? तेजी से आक्रमण करेगा, नहीं करेगा? मतलब भाई नाभिक स्नेही Nu माइनस होता है, नाभिक स्नेही है Nu माइनस, ये क्या करेगा बेटा? जिस कार्बन पर माइनस है, माइनस कहां जाना पसंद करेगा? प्लस पर। और कौन से प्लस पर जाना पसंद करेगा? जहां प्लस ज्यादा रहेगा वहीं जाएगा, नहीं जाएगा? अब देखो बेटा तो इसमें देखिए यहां पर प्लस है, इधर कोई सा भी प्रभाव सब दर्शाने वाले समूह नहीं है, तो प्लस क्या है बेटा? जितना है उतना ही है। एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो एस्टेल्डिहाइड में यहां पर देखा तो प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला एक समूह है। अब प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह है तो ये जो धनावेश है, मतलब धनावेश का मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है इस कार्बन पर, लेकिन प्लस आई प्रभाव मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है, तो इसका मतलब इस धनावेश को क्या कर रहा है बेटा? ये कम कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो इसके पास कमी थी ये दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या हो गई बेटा? कमी कम हो गई। मतलब कम थे लेकिन इसको फिर अपन ने दे दिया, तो जो इसके पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन कम थे, कुछ दे दिए, तो इसके पास अब 4-5 इलेक्ट्रॉन ही कम रह गए, तो धनावेश क्या हो रहा है बेटा? कम। अब यहाँ एसीटोन वाले केस में देखिए बेटा, एसीटोन वाले केस में देखिए आप, अगर अपन बात करते हैं एसीटोन वाले केस में, अगर आप देखेंगे तो एसीटोन वाले केस में देखेंगे तो देखिए बेटा ये एसीटोन है, मैं इधर लिख रहा हूं, दिख नहीं रहा था शायद तक, देखिए तो ये एसीटोन मैंने यहां लिखा, देखिए यस CH3 CH3 CH3, ये एसीटोन मैंने यहां लिख रखा है। तो ये एसीटोन में आप देखेंगे कि यहां धनावेश है, कंफर्म है, लेकिन यहां पर क्या है बेटा? दो एल्किल समूह है प्लस आई प्रभाव वाले, दो एल्किल समूह है कि नहीं है? क्लियर आपको दिख रहा है दो एल्किल समूह, तो यहां धनावेश क्या हो गया बेटा? और भी कम। तो यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप देखेंगे, इसको 1 नंबर दूर, इसको 2 नंबर दूर, इसको क्या दे दिया मैंने? 3 नंबर। तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो कहां पर धनावेश ज्यादा दिख रहा है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड में। क्लियर है? तो किसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो गई? क्रियाशीलता आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है 1 की, फिर 2 की, फिर क्या होगी बेटा? 3 की। तो मैं आपको बताऊंगा यहां पर एस्टेल्डिहाइड या एल्डिहाइड और कीटोनों की जो नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है वो दो बातों पर निर्भर करेगा। दो बातों पर कैसा? सीधा एक तो धनावेश पर, क्लियर है, और दूसरा रहता है एक त्रिविम बाधा का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो रहता है इसमें धनावेश जो किसके कारण रहता है? प्रेरक प्रभाव के कारण, और एक होता है क्या बेटा आपके पास? त्रिविम बाधा का। क्लियर है? वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए बेटा अपन ने पढ़ा तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो कीटोन है वो एल्डिहाइडों की तुलना में क्रियाशीलता नाभिक स्नेही यौगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्या है बेटा? कम है। तो अगर अपन बात करते हैं सीधा क्वेश्चन के रूप में ही आपको बता दूं मैं, एल्डिहाइड
कीटोनों की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एल्डिहाइड कीटोनों की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जिनके निम्न कारण होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं बेटा, नार से रिलेटेड आपके सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है नार से रिलेटेड। एक तो वो क्रियाशीलता का क्रम पूछ लेता है और एक रीजन की फॉर्म में पूछ लेता है। तो देखिए बेटा, क्रियाशील होते हैं जिनके निम्न कारण होते हैं। पहला कारण देखो बेटा, प्रेरित प्रभाव। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रेरित प्रभाव। तो देखिए बेटा, फिर से आपको समझाऊं मैं, HCO CH3 HCO CH3 CH3 CO। मैंने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बढ़ा लिए। अब आपको बताइए, यहां जाएंगे तो प्लस, ये यहां जाएंगे तो प्लस, ये यहां जाएगा तो भी क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। अब मेरे को नाभिक स्नेही का योग करवाना है, इस कार्बन पे योग होगा। लेकिन देखिए बेटा, होता क्या है, यहां कोई प्रेरित प्रभाव वाला समूह नहीं है, लेकिन ये जो एल्किल समूह है मेथिल, इसका कौन सा बेटा, प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव है। इनका भी क्या है बेटा, प्लस आई प्रभाव है। तो क्या हुआ बेटा, प्लस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है या जो प्लस है उसको क्या करेंगे बेटा, ये कम करेंगे। यहां दो है तो कम क्या हो रहा है, कम। तो यहां धनावेश क्या रहता है बेटा, में कमी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे कि एल्डिहाइड में ज्यादा एल्किल समूह होने के कारण उनका प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है, इसके कारण उनके कार्बन पर धनावेश में क्या आ जाती है बेटा, कमी। इसलिए नाभिक स्नेही उस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता है। जबकि एल्डिहाइडों में एल्किल समूह का प्रभाव क्या रहता है बेटा, कम रहता है। फॉर्मेल्डिहाइड में तो ऐसा होता ही नहीं है। अब देखो बेटा, एक रीजन तो ये प्रेरित प्रभाव वाला आ गया, दूसरा रीजन देखो इसका, त्रिविम बाधा। मैंने बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 अभिक्रिया में आपको बताई थी ये त्रिविम बाधा। तो त्रिविम बाधा स्टेरिक जो हिंड्रेंस होता है त्रिविम बाधा, उसकी अगर अपन बात होते त्रिविम बाधा तो क्रिया आधा, मतलब अगर कहीं त्रिविम बाधा आ गई तो क्रियाशीलता क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इसी प्रकार से आपको एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा। क्लियर है? अब देखो बेटा, यहां भी अगर इसको मैं खोल के लिखूं तो ऐसे लिख देता हूं, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये ऐसे जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, तो नाभिक स्नेही जो आक्रमण करता है तो यहां पर एल्किल समूह क्या होता है बेटा, ज्यादा होते हैं, तो बड़े होने के कारण क्या हो गई, ये त्रिविम बाधा आ गई। क्या आ गई बेटा, त्रिविम बाधा। और त्रिविम बाधा आ गई तो क्या हुआ, क्रियाशीलता क्या हो गई बेटा, कम हुई कि नहीं होगी। सीधा आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर त्रिविम बाधा हो गई, कीटोनों में एल्डिहाइडों की तुलना में त्रिविम बाधा एल्किल समूह के कारण ज्यादा, एल्किल समूह पाए जाने के कारण ज्यादा होती है। इसलिए नाभिक स्नेही
एल्डिहाइड और कीटोनों की तुलना में एल्डिहाइडों पर आसानी से आक्रमण करते हैं, जिससे उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो ये आपके पास दो चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आ रही, क्या, एक तो प्रेरणिक प्रभाव जो मैंने बता दिया, तो प्रेरणिक प्रभाव से धनावेश में क्या होती है, कमी या वृद्धि होती है, वो आपने देखा। और त्रिविम बाधा से नाभिक स्नेही के रास्ते में क्या आ गई, रुकावट पैदा हो गई, इसलिए क्रियाशीलता क्या होगी बेटा, कम हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं बेटा, क्रियाशील, कीटोनों की तुलना में ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में आपने पढ़ा कि कीटोन क्यों कम क्रियाशील होते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील क्यों होते हैं। तो ये अपन ने पढ़ ली नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की, उनकी मैकेनिज्म, उनकी क्रियाशीलता के बारे में, उनके मध्यवर्ती के बारे में, कैसे बनेगा अभिक्रिया, कैसे प्रोसीड होगी, दो पदों में कैसे हो रही है, पहले पद में क्या हो रहा है, दूसरे पद में क्या हो रहा है, ये अपन ने सारा डिस्कस कर लिया। अब अपन कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कुछ उदाहरण पढ़ेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। अब देखिए बेटा, पहला उदाहरण अपने पास है HCN का योग। तो देखिए बेटा कैसे अभिक्रिया होगी, CO कोई भी एल्डिहाइड कीटोन HCN, तो H प्लस और CN माइनस। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा बेटा, माइनस। तो ये माइनस जाएगा प्लस पे, और प्लस कहाँ जाएगा बेटा, माइनस पे। तो आपके पास क्या बना, CN यहाँ जुड़ गया और OH, साइनोहाइड्रीन का निर्माण हुआ। किसका, साइनोहाइड्रीन। देखिए बेटा, तो अपन पढ़ेंगे CH3H C डबल बॉन्ड ऑफ HCN का योग H प्लस CN माइनस। तो ये CN माइनस यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, तो क्या बढ़ गया, HCCN और OH, साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन क्लियर है, ये साइनोहाइड्रीन का निर्माण हो गया। अब ये जो साइनोहाइड्रीन है, इसका अगर अपन ज्यादा आगे जल अपघटन करवाते हैं, तो आपके पास H प्लस H2O, इसका जब जल अपघटन कराएंगे बेटा, तो आपके पास एक एसिड का निर्माण होता है, COOH, OH और H। क्लियर है, ये आपके पास एसिड का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड। क्या कहलाता है बेटा, लैक्टिक एसिड कहलाता है। ये साइनोहाइड्रीन है, तो साइनाइड में जब जल अपघटन होगा, तो यहां से क्या टूटता है, बंध टूटते हैं HOH, फिर HOH, HOH, ऐसे तीनों जुड़ेंगे इसके साथ, तो ये आपके पास लैक्टिक एसिड का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। दूसरा देखिए बेटा, NaHSO3 का योग, NaHSO3 का योग, NaHSO3 से कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। क्या कहते हैं बेटा, इसे सोडियम बाइसल्फाइड, ये सोडियम बाइसल्फाइड कहलाता है। तो इसका जब योग होगा, तो देखिए NaHSO3, तो इससे क्या होगा, Na प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस तो यहां पर, ये माइनस क्या होगा बेटा, यहां पर देखो SO3H, तो ये ONA। क्लियर है। अब देखो इसमें आगे होता है वो रीअरेंजमेंट होता है, वो आपको डिस्कस करूंगा, अभी बता रहा हूं इसी रिएक्शन में। देखो CH3H C डबल बॉन्ड हो, एक एल्डिहाइड ले लिया, इस पर अटैच करवा दिया मैंने, किससे, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये इसका प्लस वाला पार्ट, ये इसका माइनस वाला पार्ट, तो ये प्लस वाला यहां पर और माइनस वाला कहां अटैच करेगा बेटा, यहां पर। तो देखिए C के साथ क्या जुड़ गया यहाँ पे, SO3H, और यहां पर क्या जुड़ गया बेटा आपके पास, ONA। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये H यहां आ जाए और ये Na यहां चला जाता है, रीअरेंज हो जाता है, ये प्रोडक्ट रीअरेंज हो जाता है। तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, CH3CH, यहां पे SO3Na, और ये क्या बन गया बेटा, OH। इसे कहते हैं योगा उत्पाद,
क्या कहलाता है ये एडिशन प्रोडक्ट, योगा उत्पाद आपके पास क्या हो गया, आपको ऑब्टेन हो गया उत्पाद का क्या हो गया बेटा, आपके पास निर्माण हो गया। इनका फर्दर आप बहुत ही यूजफुल फॉर्मेशन में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड, ग्रिग्नार्ड विकर्मक का योग पढ़ रखा है आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का योग आपने पढ़ा था, एल्डिहाइड और कीटोन सॉरी एल्कोहल के निर्माण की विधियों में पढ़ा था। देखो बेटा सीधा ही बता रहा हूं मैं आपको कैसे, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, इस पर RMGX माइनस प्लस और माइनस, तो देखिए बेटा ये यहां पर टेक करेगा माइनस, ये प्लस यहां पर, तो RHOMGX, इसका अगर जल अपघटन ये होगा उत्पाद बनता है बेटा, फिर इसका आगे जल अपघटन होता है H प्लस H2O, यहां तक H और ये OH, तो क्या हो गया RCH2OH प्लस Mg, एक तरफ X और एक तरफ क्या आ गया OH। क्लियर है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे बनाया आपने, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया आपके पास, क्या बन गया बेटा 1 डिग्री एल्कोहल, ये पढ़ रखा है आपने। क्लियर है, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया किससे, फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX से, तो RMGX से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए बेटा क्या होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये यहां आएगा तो ये कहां पहुंचेगा यहाँ पर, तो ये कहां अटैच होगा बेटा यहां पर, तो देखिए क्या हुआ आपके पास CS3C ऊपर जुड़ गया R, यहां OMGX और ये क्या हो गया बेटा H जल अपघटन, तो यहां H और ये OH, तो क्या जुड़ गया CS3CrOH, ये H जुड़ा हुआ ही है MgX और OH, ये क्या बन गया आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल, किसका निर्माण हो गया बेटा ये 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। इस देन क्लियर, ये आपके पास क्या हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार से आपने ये एसिटेट लिया, एसीटोन से करवा देंगे तो देखो बेटा 3 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, प्लस RMGX, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये यहाँ पे आके आक्रमण करेगा, ये कहां पे यहाँ पे, तो क्या बना आपके पास, तो आपके पास बना बेटा CS3 R, यहाँ पे भी CS3 और ये क्या हो गया OMGX, तो ये टूटेगा यहां से टूटते ही क्या हो गया H और ये जुड़ गया क्या बेटा OH, तो ये क्या बन गया है आपके पास बना ये CS3C, R ऊपर है CS3 है और नीचे क्या जुड़ गया बेटा इसके OH, कौन सा एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल। बना ये अपन ने एल्कोहल के निर्माण की विधियों में ग्रिग्नार्ड विकर्मक से आपको पढ़ाई थी बेटा, पढ़ाई थी। तो अगर अपन बात करते हैं, ये आपके पास है कुछ SN क्या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण, 1-2 उदाहरण अभी और है जो अपन अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का चौथा उदाहरण एल्कोहल का योग। देखो बेटा कैसे, CS3COH ROH, इसमें ये माइनस, ये क्या होता है बेटा प्लस, H प्लस होता है आपको पता है, ये यहां से निकलेगा तो ये ROR, तो यहां पे, और ये क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपके पास COR H और OH। क्लियर है, ये आपके पास हेमीएसीटेल बन गया, क्या बन गया बेटा हेमीएसीटेल, क्या बन गया हेमीएसीटेल, जब एल्डिहाइड एल्कोहल से क्रिया करते हैं हेमीएसीटेल। अब अगर आगे एल्कोहल का एक अणु और रिएक्ट हो जाता है इससे, तो एक अणु और रिएक्ट हो जाता है तो क्या होता है बेटा, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो ये H अगर अपन बात कर लेते हैं ये H, तो देखिए बेटा एक और एल्कोहल का अणु अटैक कर लेता है इस पे, तो क्या होता है यहां से ये H, ये क्या हो जाता है OH निकल जाता है बाहर, और आपके पास CS3COR
H और OR, ये R डैश, ये दूसरा एल्किल समूह का एल्कोहल। तो ये हेमीएसीटेल्स है और ये क्या बन गया, अब एसीटेल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा, एसीटेल का। किसका निर्माण हो गया, ये एसीटेल का निर्माण हो गया। अब देखो बेटा, कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स जो होते हैं वो मोनोहाइड्रिक, मतलब एक OH समूह वाले एल्कोहलों से विक्रिया नहीं करते, मोनोहाइड्रिक से विक्रिया नहीं करते। ये डाइहाइड्रिक एल्कोहलों से विक्रिया करते हैं। किससे विक्रिया करते हैं बेटा, डाइहाइड्रिक एल्कोहलों से क्रिया करके चक्रीय कीटेल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, चक्रीय कीटेल का निर्माण करते हैं। देखिए CH3 CH3 C, इधर क्या अटैच हो गया इसके O CH2, ये क्या अटैच हो गया O CH2, ये क्या बन गया आपके पास, चक्रीय कीटेल। क्या बन गया बेटा, चक्रीय कीटेल, चक्रीय कीटेल। तो ये थी आपके पास ये अपने पास नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड और कीटोनों की जो 4 प्रकार की 5 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। उसमें से इनकी जो टिपिकल प्रारूपिक अभिक्रियाएं थी अपने पास, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, उनकी सारी ही अपन ने उनकी मैकेनिज्म, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर और उनके उदाहरण सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे अपन क्या बेटा, इनकी बची हुई रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को भी कोई भी डाउट है, बच्चे काफी डाउट अपने फेस कर रहे हैं, वो मेरे पास कमेंट भी डाल रहे हैं, तो फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इस चैनल को और अपने वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।